ओके, हमने हाइड्राइड्स पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 15 हेलाइड्स। ग्रुप 15 हेलाइड्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था बच्चे कि जनरली ग्रुप 15 की पॉजिटिव में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, +3 एंड +5, ये दो जनरल होती है। बाकी नाइट्रोजन की तो +1 +2 +3 +4 +5 सारी होती है, लेकिन उसको नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो जनरल लोग की क्या होती है बच्चे, +3 एक होती है और एक कौन सी होती है, +5, ये दोनों हमने पढ़ी थी। हैलोजन, अगर आप हैलाइड्स बना रहे हैं तो हैलोजन की कॉन्फ़िगरेशन की वैलेंसी कितनी, -1। यहाँ पे एक्स की वैलेंसी कितनी, -1। अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी mx3 और mx5। आपको ऐसे कुछ मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा जैसे PCl3 या फिर बच्चे PCl5, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ द हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जा रहे हैं आपके लिए। पहला पॉइंट, सारे के सारे हैलाइड्स कोवेलेंट होते हैं। ऑल हैलाइड्स आर कोवेलेंट, सारे हैलाइड्स कोवेलेंट होंगे। ऐसा क्यों है बच्चे, क्योंकि देखो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स या तो मेटल या तो नॉन मेटल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, या तो मेटलॉइड होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये सब बॉन्ड कैसे बनाते हैं, कोवेलेंट। सिर्फ एक ऐसा है जो कि आपका आयनिक बॉन्ड बनाता है, और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि आप जो ग्रुप 15 का एलिमेंट ले रहे हैं वो मेटल होना चाहिए, और आप जो हैलोजन ले रहे हैं वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ताकि बच्चे दोनों एक दूसरे मतलब ताकि एक बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो बॉन्ड कैसा बनेगा आपका, आयनिक। तो सारे के सारे हैलाइड्स बच्चे आपके कैसे हैं, कोवेलेंट, एक्सेप्ट सिर्फ ग्रुप 15 का एक हैलाइड है जो कि आयनिक होता है, वो क्या है बच्चे, अगर आप इसमें मेटालिक वाला कौन सा ग्रुप 15 में, बिस्मथ, है ना बच्चे, बिस्मथ। और नॉन हैलाइड्स में सबसे ज्यादा आप इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लीजिए, जैसे फ्लोरीन। तो अगर आप मेटल वाले का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ले लें तो ये क्या बन जाता है, कंपाउंड विच इज आयनिक। ध्यान रखिएगा बिस्मथ का सिर्फ फ्लोरीन के साथ आयनिक है, बाकी BiCl3 BiBr3 सब कैसे हैं, कोवेलेंट। यहाँ पे ऐसे ओनली ऐसे लिख लीजिए, बिस्मथ आपका कैसा है, मेटल, और फ्लोरीन कैसा है आपका, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एंड द बॉन्ड फाउंड विल बी आयनिक। एक्सेप्ट BiF3, आप किसी का भी किसी भी हैलाइड के साथ बॉन्ड बना ले, वो सब कैसे होंगे, आपके कोवेलेंट होंगे, ठीक है। जैसे आपका PCl5 बनता है, SbCl5 बनता है, SbCl6 बनता है, SbF6 बनता है। नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा क्यों नहीं कर सकता, कई बार पढ़ चुके हैं, बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव अ वैकेंट d ऑर्बिटल सो दैट इट कैन एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी। तो नाइट्रोजन कभी भी बच्चे 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपसे कई बार पूछ लेते हैं, अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो अगर मान लीजिए आपके पास फॉस्फोरस के पास PCl5 है और एक है PCl3, तो दोनों में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है बच्चे, कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा है जिसने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। किसने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, अगर आप देखें तो PCl5 ने अपने पांचों इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, इन दैट इज इन कंट्रास्ट टू PCl3 जिसने अपने सिर्फ 3 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, बाकी इसके पास अभी फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है। तो अगर कोवैलेंट करेक्टर की बात करें बच्चे तो PCl5 ज्यादा है PCl3 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हम एक अपने लेमैन्स लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जितने ज्यादा आपके कोवैलेंट बॉन्ड है उतना ज्यादा आपका कोवैलेंट कैरेक्टर है। सो मोर इज कोवैलेंट बॉन्ड, जितना ज्यादा आपका कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं मोर इज कोवैलेंट कैरेक्टर। सो PCl5 इज मोर कोवैलेंट देन PCl3 क्योंकि उसमें ज्यादा शेयरिंग हुई है। इतना ठीक है। अब बच्चे अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी इन ग्रुप 17 सॉरी ग्रुप 15 के, आप हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बच्चे हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट समझ लीजिए कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस बच्चे दो टाइप की होती, हम आपको यहाँ पे लिखा दे रहे हैं एज अ नोट। हाइड्रोलिसिस या तो आप आयनिक कंपाउंड की करेंगे या तो आप कोवैलेंट कंपाउंड की करेंगे, है ना बच्चे। अगर आप आयनिक कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, जैसे आपने NaCl लिया और जब आपने बच्चे इसमें पानी डाला तो ये Na+ अलग चला जाएगा और ये हर तरफ पानी से सराउंडेड हो जाएगा। एक्वस मींस दिस Na+ इज सराउंडेड बाय H2O फ्रॉम ऑल द साइड्स।
and plus you will be getting Cl minus aqueous. Aqueous means that chloride ion is also surrounded by H2O from all the side. Na प्लस के करीब पानी का ऑक्सीजन होगा जिसके पास लोन पेयर है, तो उसका लोन पेयर इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेगा। और Cl माइनस के पास पानी का हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। ये हो गया आयनिक का, मतलब बॉन्ड टूट जाता है। लेकिन बच्चे जब आप कोवैलेंट कैरेक्टर, जब आप कोई कोवैलेंट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए जैसे PCl5 या PCl3, तो बच्चे अगर आप PCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के वेकेंट ऑर्बिटल्स में डालता है, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, solvent donates its electron into vacant orbital of, या तो सेंट्रल एटम में डाल देगा या तो बच्चे सराउंडिंग एटम में डाल देगा। बच्चे हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ क्या, या सॉल्वोलिसिस का मतलब हुआ क्या, मतलब ये कि आपने सोल्यूशन के साथ दोस्ती कर ली, है ना। सोल्यूशन के साथ आप दोस्ती कैसे कर सकते हैं, या तो आप उसका इलेक्ट्रॉन अपने सेंट्रल एटम में ले लें या तो सराउंडिंग एटम में ले लें, कहीं पे भी जहां भी आपका वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो हम ऐसा कौन सा हैलाइड ले लें जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो हमको लगता है मेरे पास एक ही ऐसा कंपाउंड बनेगा, यहाँ से ग्रुप 15 से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। सो ग्रुप 15 से हमने ले लिया नाइट्रोजन, और ग्रुप हैलाइड्स में से, हैलोजन में से हमने यहाँ पे ले लिया फ्लोरीन। ना तो नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि नाइट्रोजन भी किसको बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड को। फ्लोरीन भी किसको बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड को। सेकेंड पीरियड वालों के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। डी कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चा, डी स्टार्ट होता है आपका थर्ड ऑर्बिटल से, है ना। तो आप नाइट्रोजन ले लीजिए एंड NF3 ले लीजिए। सो नाइट्रोजन इज +3 and fluorine is -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, विल बी हैविंग फॉर्मूला इज NF3। दिस NF3 कांट बी हाइड्रोलाइज, आप NF3 को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। रीजन क्या है, रीजन यही है बच्चे, क्योंकि ये कोवैलेंट है, और अगर कोवैलेंट है तो कोवैलेंट का हाइड्रोलिसिस में इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करते हैं, उसके लिए आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, क्योंकि ना नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और ना ही फ्लोरीन के पास, इसीलिए हाइड्रोलाइज नहीं होगा। सो NF3 कांट बी हाइड्रोलाइज्ड as neither nitrogen nor fluorine nor fluorine has vacant orbital। जब दोनों के पास ही नहीं है तो सॉल्वेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, किसी को नहीं, इसीलिए NF3 हाइड्रोलाइज नहीं होता। NF3 को छोड़ दीजिए, बाकी आप नाइट्रोजन का कोई और हैलाइड ले लीजिए, आप NCl3 ले लीजिए, आप NBr3 ले लीजिए, या बच्चे आप एक काम करिए फॉस्फोरस का ही ले लीजिए, PF3 ऐसा कुछ मान लीजिए, ऑल गेट्स हाइड्रोलाइज्ड, सारे के सारे हाइड्रोलाइज होता है। क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन सराउंडिंग के पास है। यहाँ पे सेंट्रल के पास खुद है, फॉस्फोरस के पास, तो किसी ना किसी एक के पास है, एंड दे विल गेट हाइड्रोलाइज्ड। आई होप इतना क्लियर है कि आयनिक में तो बॉन्ड तोड़ना होता है, तो उसके हाइड्रोलिसिस बच्चे बॉन्ड टूटने पे डिपेंड करती है, लेकिन कोवैलेंट में आप बॉन्ड तोड़ नहीं सकते, तो यू नीड टू प्रोवाइड सम वेकेंट ऑर्बिटल्स जहां पे सॉल्वेंट अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और बच्चे सॉल्वेंट अटैच हो जाए। जिस दिन सॉल्वेंट आपसे अटैच हो जाएगा, आपसे घुल मिल जाएगा, उस दिन आपकी सॉल्वोलिसिस होगी। इतना क्लियर है, आगे चले। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है, आपसे कई बार बच्चे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, वो क्या पढ़ना है हमको, स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन हैलाइड। नाइट्रोजन की हैलाइड्स की स्टेबिलिटी क्या है, या किसी और की भी हैलाइड की बच्चे। देखो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, मेरा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी, बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूल उतना कमजोर होगा। तो वो कैसे देखेंगे, वो देख लो बच्चे। आगे चलें, अगर इतना कॉपी कर लिया, समझ में आ गया तो। हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी ऑफ, इसी के अंडर में ग्रुप 15 हेलाइट्स के अंडर में ही है, स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 हेलाइट्स। एक काम करिए बच्चे,
आप ग्रुप 15 एलिमेंट चेंज करते जाइए और हैलोजन सेम रखिए। और आप पहली, और या तो आप ये कर सकते हैं कि आप ग्रुप 15 को सेम रखें और हैलोजन चेंज करते हैं। जैसे अगर आप NF3 ले लें, NCl3 ले लें, NBr3 ले लें, Ni3 ले लें, आपने नाइट्रोजन सेम रखा है, हैलोजन चेंज कर दिया। तो अल्टीमेटली कुछ भी लिखो, हमको इतना पता है बच्चे, क्या पता है कि जो आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली थर्मल स्टेबिलिटी है। एंड थर्मल स्टेबिलिटी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड बड़ा होगा उतना कमजोर होगा, उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो बच्चे बॉन्ड आप दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो आप सेंट्रल एटम को बड़ा कर लें या तो सराउंडिंग एटम को बड़ा कर लें, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो व्हेन यू मूव फ्रॉम NF3 टुवर्ड्स Ni3, आपका नाइट्रोजन सेम है लेकिन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन आपका साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर किधर की तरफ होगा? टुवर्ड्स फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, है ना। अगर आप यही बच्चे फ्लोरीन या क्लोरीन सेम कर दें, एंड इफ यू वांट टू हैव yeah, so if you want to have a relationship between the different elements of the group 15, मतलब हैलोजन इस बार हमने सेम कर दिया और आपसे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स चेंज कर दिए, तो अभी वही ऑर्डर है। बच्चे आप जितना फ्रॉम नाइट्रोजन टुवर्ड्स एंटीमनी जाएंगे उतना सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाएगा, है ना। और फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे किसका साइज बढ़ गया? यहाँ पे सराउंडिंग एटम साइज इंक्रीजेस। और यहाँ पे कौन बढ़ गया बच्चे? सेंट्रल एटम साइज इंक्रीजेस। अब कोई भी बढ़े, बॉन्ड लेंथ तो बढ़ ही जाएगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इतना ठीक है। तो हमने हाइड्राइड्स पढ़ लिया, हमने हेलाइड्स पढ़ लिया। हेलाइड्स में इतना ही है। अब हमें एक चीज और पढ़नी है, रिएक्टिव रिएक्शन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विद मेटल। मेटल के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं? इस पे बच्चे एक 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था नीट का, हम लिख देंगे आपका क्वेश्चन क्या आया था। रिएक्शन ऑफ मेटल्स। जनरली कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं? या तो ग्रुप 1 वाले या तो ग्रुप 2 वाले। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ क्या रिएक्शन होती है? एग्जाम्पल के तौर पे आपने कैल्शियम का नाइट्रोजन के साथ ले लिया तो कंपाउंड क्या बनेगा, या मैग्नीशियम का नाइट्रोजन के साथ ले लिया तो क्या बनेगा, लिथियम का नाइट्रोजन के साथ ले लिया तो क्या बनेगा, ऐसा। इतना ठीक है। या सोडियम का आपने आर्सेनिक के साथ ले लिया तो क्या कंपाउंड बनेगा। आपको बस कुछ नहीं करना बच्चे, बस वैलेंसी लिखना है, फॉर्मूला बैलेंस कर लेना। कैल्शियम की वैलेंसी +2, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर आपने है तो ग्रुप 15 हमेशा नेगेटिव में ही चलेगा। और अगर ये नेगेटिव में चलेगा बच्चे तो नेगेटिव में एक ही वैलेंसी होती है ग्रुप 15 की, और वो क्या होती है आपकी? -3। -3 के अलावा इसके पास और कोई भी नेगेटिव नहीं होता है ना, सिर्फ एक ही नेगेटिव होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या बन गया? Ca3N2। वैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या हो गया? Mg+2, नाइट्रोजन -3, ये भी क्या हो जाएगा? Mg3N2। लिथियम नाइट्राइट, लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे? +1, नाइट्रोजन की कितनी होगी बच्चे? -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, फॉर्मूला क्या बन गया? Li3N, लिथियम नाइट्राइट। वैसे ही बच्चे सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? +1, आर्सेनिक की क्या होगी? -3, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na3S। अब हम एक क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको क्या आया था। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चे, पी ब्लॉक के डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आया था, magnesium reacts with magnesium reacts with an element that has, an element क्या है बच्चे? एलिमेंट X है, that has electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p3. What is the formula
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म। आपसे पूछा उसने कंपाउंड जो बना है उसका फॉर्मूला क्या होगा। कोई मुश्किल नहीं है बच्चे, जो भी आपने कंपाउंड एलिमेंट एक्स है जिसकी आपने रिएक्शन कराई है मैग्नीशियम के साथ, है ना, तो एक्स कुछ भी हो लेकिन आपने रिएक्शन किसके साथ कराई है, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम किस ग्रुप में आता है बच्चे, आपको पता है मैग्नीशियम आता है ग्रुप नंबर 2 में, और ग्रुप 1 और 2 के तो एलिमेंट्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज ही करते हैं। इतना है समझ में कि नहीं आया। तो एक बात तो कंफर्म है, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम विल बी इन द फॉर्म ऑफ +2। ये तो कंफर्म हो गया, ये तो होना ही है, मैग्नीशियम कभी भी शेयरिंग नहीं करता है। तो बच्चे अगर मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो गेन कौन करेगा बच्चे, इसको गेन करना पड़ेगा, किसको, एक्स को। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, एक्स को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए, तो एस वाली तो पूरी भरी है, S2 भरा हुआ है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, वैसे पी में आ कितने सकते हैं, पी में डब्बे होते हैं 3, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 6। तो मतलब अभी ये जो एक्स है ये अभी 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स पी। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब एक्स की वैलेंसी कितनी हो गई, -3। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, फॉर्मूला क्या हो गया, Mg3x2, फॉर्मूला हो गया आपका। यही आया था बच्चे नीट 2018 में, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आपको ये पी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करिए, इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए। अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ लें तो 3 + 2 + 2 कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, नाइट्रोजन में होते हैं। तो आप एक काम करिए, एक्स को गायब ही कर दीजिए। आपको पता ही है मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, Mg3 मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो इन जनरल आपने एक्स लिख दिया इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन। आई होप इतना क्लियर है। अब आते हैं अपनी मेन चीज पे, और वो क्या है मेरी ऑक्साइड्स। मतलब नाइट्रोजन का अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा तो वो उसकी ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स है नाइट्रोजन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चे, ऊपर इस ऑर्डर में किसी को कोई डाउट है। हेलाइड्स में बच्चे आपसे अक्सर ऑर्डर ही पूछते हैं। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता देना किसी को अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, आगे चले फिर ऑक्साइड्स लिखें। और ऑक्साइड्स के बाद मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज और ग्रुप 15 खत्म हो जाएंगी, फिर हम स्पेसिफिकली चलेंगे N2 के ऊपर, अमोनिया के ऊपर और HNO3 के ऊपर। इतने हमें 3 कंपाउंड्स पढ़ने हैं ग्रुप 15 के, मतलब अलग से। ठीक है, फिर मेरा ग्रुप 15 खत्म है। हेडिंग लिखिए बच्चे, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15, सिर्फ एक यही बाकी बचा है इन जनरल वाला, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15। अब देखो ध्यान से देखना बच्चे, एक बात तो श्योर है कि आपका जो ग्रुप 15 होगा अगर आप उसकी ऑक्साइड बना रहे हैं तो ऑक्सीजन हमेशा -2 में ही होगा। इतना क्लियर है। अगर ये -2 में होगा तो ग्रुप 15 वाला पॉजिटिव में होगा। और जनरल बच्चे पॉजिटिव में क्या होता है, जनरल तो इसके पास 2 ही होते हैं, एक तो +3 होता है और एक बच्चे क्या होता है +5, है ना, ये तो हमको पता है। +1 +2 नहीं होते, वो सिर्फ नाइट्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है, इसके पास सारे होते हैं, बाकी सबके पास या तो +3 होगा या तो बच्चे क्या होगा +5। और ऑक्सीजन -2। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, M2O3 या फिर M2O5। ये आपका हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15। इतना ठीक है। अब देखो, अगर आप ट्राई ऑक्साइड बना रहे हैं, सबकी अगर आप ट्राई ऑक्साइड्स बनाएंगे तो स्टार्ट कहाँ से होता है, नान या पेंटा ऑक्साइड, आपको जो अच्छा लगे, चाहे आप पेंटा ऑक्साइड बनाइए चाहे आप ट्राई ऑक्साइड बनाइए। स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, ग्रुप 15, नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बीमार, सॉर्ट ऑफ दिस राइट, वेयर दिस N एंड P आर नॉन मेटल्स। अगर आपकी ये N और P आपके नॉन मेटल्स हैं, AS एंड SB आर मेटालॉइड, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एज वेल एज बिस्मथ स्टैंड्स फॉर मेटल, है ना, लास्ट वाला मेटल है।
तो बच्चे जो भी आप ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटल की ऑक्साइड हमेशा कैसी है, एसिडिक है। मेटलॉइड की कैसी है बच्चे, एम्फोटेरिक है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर किसी को नहीं लिखना है इट्स अप टू यू, आप छोड़ सकते हैं। और मेटल्स की कैसे है बच्चे, बेसिक ऑक्साइड, कोई भी हो, चाहे वो ट्राई ऑक्साइड हो चाहे वो पेंटा ऑक्साइड हो। ठीक है। ये तो हो गया इन जनरल वाला। अब हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि हमको पता है नाइट्रोजन के पास बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। तो हम यहां से पढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और बच्चे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ऊपर, इसमें जो एकदम इंपॉर्टेंट है हम बस वही पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, बाकी नहीं लिख रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में एक चीज हमको कंफर्म है, ऑक्सीजन -2 में होगा और नाइट्रोजन अपने प्लस में होगा। जब नाइट्रोजन अपने प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है बच्चे, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 से स्टार्ट करता है, +1 +2 +3 +4 और +5। ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं नाइट्रोजन के, है ना। सिर्फ नाइट्रोजन है बच्चे जो +1 से +5 करता है, बाकी सब या तो +3 या तो +5, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करते। अब एक एक करके क्या हम इनके ऑक्साइड बना लें बच्चे। जब नाइट्रोजन +1 में होगा तो इसकी ऑक्साइड क्या होगी बच्चे, N को रखो +1, O को रखो -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, N2O। समझ गए ना, ये रख के दिखाएं, नाइट्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना। वैसे ही बच्चे जब N पे आपका +2 होगा तो आपकी ऑक्साइड क्या बनेगी, NO। N पे +2, ऑक्सीजन पे -2, कैंसिल हो गया। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम लिखा रहे हैं, साइड में लिखते जाएंगे। अगर आप N पे बच्चे +3 रखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, N का +3 उधर चला जाएगा, ऑक्सीजन का +2 इधर आ जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा N2O3, है ना। ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर नाइट्रोजन +3 में। अगर बच्चे नाइट्रोजन +4 में है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नाइट्रोजन बच्चे आपका +4 में और ऑक्सीजन बच्चे आपका कितना, -2 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, N2O4। या तो आप N2O4 लिख दीजिए या तो आप NO2 लिख दीजिए। तो एक ऑक्सीजन -2 तो दो ऑक्सीजन -4, वो इस +4 को कैंसिल कर देंगे। तो या तो आप NO2 लिखिए, लेकिन NO2 की जगह ज्यादातर हम इसका डाइमर लिखते हैं बच्चे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, N2O4, क्योंकि NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी मैं आपको दिखा रहे हैं कैसे होता है। ठीक है। ये जिन लोगों ने क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, आपको याद है जब हम लेविस स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, देयर आई टोल्ड दैट लेविस वाज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द स्ट्रक्चर बट एट लास्ट इट हैज सम ड्रॉबैक्स। और ड्रॉबैक्स क्या थे, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लुईस इसकी ऑक्टेट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जैसे NO NO2 इन सबको। और कुछ कुछ ऐसे थे जिनकी ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, लुईस इसको भी नहीं समझा पाया कि इन्होंने 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे ले लिए। जैसे आपका H2SO4, अगर आप H2SO4 की बात करें तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना बच्चे, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, अगर आप ध्यान से देखें, सल्फर के पास इस बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड से 4, क्योंकि ये सब शेयरिंग वाले हैं, और इस बॉन्ड से भी 4, तो टोटल कितने हो गए, 4 यहाँ 4 यहाँ, 2 इस जगह 2 इस जगह, टोटल कितने होंगे सल्फर के पास, 12 इलेक्ट्रॉन। तो लेविस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये सारे दो ड्रॉबैक्स थे, एक ऑक्टेट से कम वाले और एक ऑक्टेट से ज्यादा वाले। तो वो उसका अभी हम डायग्राम आपको सिखाएंगे कैसे बनता है। सो NO2 का डायमर क्या है, N2O4, इसमें भी नाइट्रोजन कैसा है बच्चे, +4 में ही है। और एक नाइट्रोजन +5 स्टेट में, अगर आपका आप लिखते हैं नाइट्रोजन इज इन +5 स्टेट, तो वहां पे आपका बॉन्ड मॉलिक्यूल क्या बनता है, N2O5, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाम सबको पता है बच्चे, N2O का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसका कॉमन नेम। साइंटिफिक नाम अगर आप IUPAC नाम लिखेंगे तो दो नाइट्रोजन है, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या तो आप ये लिख सकते हैं। NO का मतलब है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये बच्चे नाम में गलती मत करना, क्योंकि इसी नाम से भी आपको हम आगे कंफ्यूज करेंगे, अलग अलग गैस निकालेंगे और आपसे पूछेंगे। तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे, जेई का, नीट का, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वो जब HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अलग अलग ऐसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलता है, वहां से पूछेगा बताओ कौन सी ऑक्साइड निकली।
तो नाम जरूर याद रखना बच्चे, पता लो फॉर्मूले की जगह पे उसने नाम दे दिया, आपका नाम नहीं पता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, है ना। और उसके आगे तो मुझे लगता है आप कर ही लोगे, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड आई थिंक यू कैन नाउ राइट द नेम, नो नीड टू राइट फर्दर, आप लिख लोगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है बच्चे, एसिडिक ऑक्साइड्स कौन सी हैं, इसमें न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सी है। अब इसी को भी हम आगे थोड़ा सा भी आपको और क्लासिफाई करेंगे, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे जैसे कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। नाइट्रोजन की +1 और +2 की जो स्टेट होती है वो न्यूट्रल होती है, वो एसिडिक नहीं होती। जो बच्चे +3 के बाद से स्टार्ट होती है ना, +3 +4 +5, वो सारी की सारी एसिडिक होती है। तो ऐसा क्या है जो एसिडिक चीजों को डिफाइन करता है? अगर आप हमसे पूछें H2SO4 ज्यादा एसिडिक है कि H2SO3, तो इसका आंसर हम कैसे देंगे? अगर कोई हमसे पूछे कि HClO3 ज्यादा एसिडिक है कि HClO2, तो इसका हम आंसर कैसे देंगे? तो जो एसिडिटी होती है बच्चे किसी भी ऑक्सी चीजों की, मतलब ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर आप उसकी एसिडिटी पूछ रहे हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दैट आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। आपने सेंट्रल एटम से कितने ऑक्सीजन अटैच किए, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर सेंट्रल एटम, दैट डिफाइंस द एसिडिटी। जितना ज्यादा आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर सेंट्रल एटम बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आपकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। हम इसको यहाँ पे लिखे ले रहे हैं बच्चे कि एसिडिटी ऑफ ऑक्सो, एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड कह दीजिए या फिर ऑक्साइड्स कह दीजिए या जो भी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर सेंट्रल एटम। पर सेंट्रल एटम आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम है, उतना ज्यादा बच्चे आपकी एसिडिटी होगी। अब आप यहाँ पे एक बार चेक करके देखिएगा, N2O, दो नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं। तो बच्चे अगर दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, तो हर नाइट्रोजन पे आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 0.5। इतना ठीक है ना, हर नाइट्रोजन के पास 0.5। यहाँ पे एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, तो हर नाइट्रोजन के पास कितने ऑक्सीजन है, 1। यहाँ पर दो नाइट्रोजन तीन ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, तो हर नाइट्रोजन के पास कितने ऑक्सीजन है, 1.5। यहाँ पे हर नाइट्रोजन के पास कितने ऑक्सीजन है, 2। यहाँ पे हर नाइट्रोजन के पास कितने ऑक्सीजन है, दो नाइट्रोजन के पास 5 ऑक्सीजन, तो हर नाइट्रोजन के पास 2.5। तो हमें यहाँ से क्या दिखाई दिया, हमें ये दिखाई दिया कि जितना आप नीचे आते हो, उतना आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर सेंट्रल एटम इंक्रीज करता है कि नहीं करता है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एज वी कम डाउन, जैसे हम नीचे आएंगे, ये इसी एरो पे लिख रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर सेंट्रल एटम, पर सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, हेंस एसिडिटी इंक्रीजेस। जितना आप नीचे आते जाएंगे बच्चे, उतना ज्यादा आपकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो शुरुआत के जो N2 और NO वाले हैं वो न्यूट्रल है, उसके बाद नीचे एसिडिक है। जितना आप नीचे आएंगे, उतना ज्यादा आपके बच्चे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर सेंट्रल एटम बढ़ते जाएंगे, एंड हेंस यू विल बी मोर एंड मोर एसिडिक। इतना क्लियर है बच्चे? ऑक्सो वाले वो चीज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव या सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन जुड़ा हो। मतलब इसे अगर आप ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, इसे आप HNO3 की बात करें, तो HNO3 में नाइट्रोजन यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O, और बच्चे जो हाइड्रोजन होता है वो सीधे नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा है, वो पहले ऑक्सीजन से जुड़ा है फिर नाइट्रोजन से जुड़ा है। इसको हम ऑक्सो एसिड कहते हैं। अभी हम आगे चल के आपको इसको और प्रॉपर लिखा दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के एसिड्स, क्योंकि वैसे भी हमको ग्रुप 17 में पढ़नी ही पढ़नी है ना। और अभी आपको ग्रुप 16 में पढ़नी है, तो हम यहीं पे लिखा देंगे आपको सारा एक ही जगह पे। आई होप इतना सबको क्लियर है। इसके अलावा आपसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कुछ नहीं पूछेगा।
आगे चलें। एक नोट लिखिए, अभी आपको क्लियर होगा कि हम क्या कैसे एसिडिटी डिफाइन करते हैं। अगर आप एसिडिटी डिफाइन कर रहे हैं बच्चे, हम तीन तरीके से डिफाइन कर रहे हैं एसिडिटी। हम डिफाइन कर रहे हैं पहला वाला नॉर्मल एसिड। नॉर्मल का मतलब ऑक्सो एसिड नहीं, नॉर्मल एसिड। नॉर्मल एसिड का मतलब हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, बीच में ऑक्सीजन कहीं नहीं आ रहा, हाइड्रोजन इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अक्षय पीछे वाला पेज दिखा दे, लो बच्चे कर लो जल्दी से। और ये बच्चे अक्षय आगे चले। यस सर। ठीक है, अगर आप नॉर्मल एसिड की बात करते हैं तो नॉर्मल एसिड में हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे HCl, HF ऐसा वाला। तो बच्चे इस नॉर्मल एसिड में हम दो कैटेगरी लिख रहे हैं। एक हम लिख रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड, एक हम लिख रहे हैं डाउन अ ग्रुप। ये दो चीजें हम लिखे दे रहे हैं, आप भी वो लिख लीजिए ऐसे ही। अगर आप अक्रॉस अ पीरियड की बात करें, सो अक्रॉस द पीरियड, जैसे अगर आप आगे आगे चलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे CH, NH, OH, FH, आपसे बोले कि बच्चे किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो FH का ज्यादा होगा, देन OH, देन NH, देन CH। रीजन क्या है? अक्रॉस ए पीरियड हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मेरा हाइड्रोजन उतना ज्यादा एसिडिक होगा। इतना ठीक है। जब हम बच्चे डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, सो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, जैसे आपने मान लिया HF, HCl, HBr। अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है बच्चे, जो लोग गलती कर देते हैं HI। ज्यादा एसिडिक किसका हाइड्रोजन है? लोग को लगता है HF का, लेकिन ऐसा नहीं है। HI इज मोर एसिडिक देन HBr, देन HCl, देन HF। इसका रीजन क्या होता है बच्चे? इसका रीजन होता है अकॉर्डिंग टू द साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्योंकि बच्चे अगर एक बार आपको क्लास 11 में हम ये पढ़ाते थे, सारे कंसेप्ट लगेंगे, लेकिन अगर एक बार साइज आ गया बीच में, सो इट इज ऑलवेज साइज हु विंस। पढ़ा था ना हम लोगों ने। आप कुछ भी कर लो, इफ यू हैव एडेड वन एक्स्ट्रा शेल, आपने बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी, बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी, तो यही जल्दी टूटेगा, और अगर ये टूटेगा इट विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ H+, एंड देन यू विल बी, योर एसिड विल बी मोर एसिडिक। सो ऑन बेसिस ऑफ साइज, HI is more acidic than HBr, then HCl, then HF। ये तो हो गया मेरा नॉर्मल एसिड की बात। अब हम सेकंड चीज पे चलते हैं, किस पे? ऑक्सो एसिड्स पे। ऑक्सो एसिड्स का मतलब वो एसिड जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से डायरेक्टली ना जुड़ा हो। हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन से जुड़ा और फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा, उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया H2SO4, तो हमने हाइड्रोजन को सल्फर से डायरेक्टली नहीं जोड़ा, पहले ऑक्सीजन से जोड़ा फिर सल्फर से जोड़ा, उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड। इसकी एसिडिटी कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसकी एसिडिटी हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, अभी लिखा ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर सेंट्रल एटम। इतना ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। जैसे अगर आपसे कहते हैं मेरे पास HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है, तो बच्चे इसका ज्यादा एसिडिक कौन है? जिसमें सेंट्रल एटम तो यहाँ क्लोरीन है,
सेंट्रल एटम वो होता है बच्चे लिविस स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बना सकता है या जिसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चे +7 तक। कहां तक होती है? +7। इसलिए क्लोरीन इसमें सेंट्रल एटम है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर सेंट्रल एटम ज्यादा कहाँ है बच्चे? HClO4 में। तो HClO4 ज्यादा एसिडिक, देन HClO3, देन HClO2, देन HClO। इतना ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चे कि हम नंबर ऑफ, इस एतबार से अगर आपको दिखे तो आपका ये आंसर सही है कि H2SO3 जो है वो कम एसिडिक है देन H2SO4। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अब क्यों H2SO3 कम एसिडिक है देन H2SO4। अच्छा मान लीजिए कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को छोड़ देते हैं, हम सेंट्रल एटम ही बदल दें तब क्या होगा? अगर हम सेंट्रल एटम ही बदल दें तब क्या होगा? तब बच्चे जिसका सेंट्रल एटम ज्यादा एसिडिक वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। वो अभी नहीं कराएंगे, वो हम आपको बाद में करा देंगे जब अभी हम आगे और पढ़ाएंगे तो। इतना ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो इफ सेंट्रल एटम ओनली चेंजेस, आप खाली लिख लो इफ सेंट्रल एटम चेंजेस। अगर सेंट्रल एटम ही चेंज हो गया देन एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखा तो समझ में आ रहा होगा ना जो मैंने लिखा है? देन एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जिसका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो मेरा ज्यादा एसिडिक। एग्जाम्पल के तौर पे HNO3 इज ग्रेटर देन H3PO3। HNO3 ज्यादा एसिडिक है देन H3PO3 क्योंकि नाइट्रोजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रो